मूवी की शुरुआत होती है और हम एक किसान मार्को को देखते हैं जो खेतों में बियांका नाम की एक लड़की के साथ मजे कर रहा होता है। वहीं पास खड़ी मारिया अपनी बहन का ये रोमांस चुपचाप देख रही होती है। काम पूरा होने के बाद मार्को बियांका से रात को मिलने को कहता है और मारिया से इस बात को सीक्रेट रखने को। मारिया बियांका को समझाती है कि वो आग से खेल रही है क्योंकि मार्को शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है, मगर बियांका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि आगे उनके रिश्ते किस कदर करवट लेने वाले हैं। वहीं हम मार्को की बूढ़ी माँ निनेटा को देखते हैं जो अपनी बहू लूसिया और पोते रोचिनो के साथ रोटियां बना रही होती है। निनेटा लूसिया से पूछती है, बेटा मार्को कहाँ है? कल से अब तक घर क्यों नहीं आया? लेकिन लूसिया को खुद नहीं पता कि उसका पति कहाँ है। इधर बियांका के पिता कप्पा, जो एक बड़े जमींदार हैं, अपने बेटे कोसिमो के साथ खेत में काम कर रहे मजदूरों पर नजर रख रहे होते हैं। जब कप्पा की बेटियां उन्हें खाना देने आती हैं, तो वो मजदूरों को आराम करने के लिए कहता है। तभी उसकी नजर वहीं पास बैठी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो उससे कहता है, बेटा तुम सुबह से काम करके थक गई होगी, जाओ खलिहान की छांव में थोड़ा आराम करो। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब वो लड़की वहाँ अकेली होती है तो कप्पा उसके अकेलेपन का गलत फायदा उठाता है और उसके साथ वहीं शुरू हो जाता है। खलिहान के बाहर खड़ी मारिया उस लड़की की आवाज सुनकर सन्न रह जाती है। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं रात में मार्को अपने दोस्त विंसेंजो के साथ एक बार में बैठा होता है। वहाँ वो देखता है कि जमींदार डॉन लुइगी किसानों के फसल को बहुत ही कम दामों में खरीद रहा है, जिसे उगाने के लिए किसानों को सालों की मेहनत लगती है, लेकिन वो उन्हें इतने कम दाम दे रहा है जिससे उनका महीने भर का गुजारा नहीं हो सकता। मार्को ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और डॉन लुइगी को सबके सामने बेइज्जत करता है और वो कहता है अब से वो सभी किसानों की फसल सही कीमत पर खरीदेगा और उन बाहरी लोगों से तंग आ चुका है जो मजदूरों का फायदा उठाते हैं। डॉन लुइगी मार्को के इस विरोध को मुस्कुराकर अपनाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मार्को बियांका से ऑलिव के एक पेड़ के नीचे मिलता है। वे दोनों रोमांटिक फ्रेंच म्यूजिक सुनते हुए डांस करने लगते हैं। बात आगे बढ़ती है और वे दोनों अपने रोमांस के कुछ पल बिताते हैं। फिर मार्को बियांका को एक नई जिंदगी का सपना दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉन लुइगी कप्पा को मार्को के खिलाफ भड़काने में लगा है। वो मेयर को याद दिलाता है कि इस पूरे इलाके पर उनका कब्जा है और मार्को जैसे लोग उनके बिजनेस के लिए खतरा बन रहे हैं। कप्पा धीरे धीरे मार्को के खिलाफ हो जाता है। डॉन लुइगी को शांत करने के लिए कप्पा उसे भरोसा दिलाता है कि वो किसानों की इस बगावत को जल्दी ही काबू में कर लेगा। लेकिन कप्पा को पता है कि असली चुनौती मार्को से निपटना है। गांव में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है। रात के समय मार्को को बुलाया जाता है और वो देखता है कि उसके दोस्त कप्पा के घर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। मार्को उन्हें शांत करता है और भरोसा दिलाता है कि वो खुद इस मामले को संभालेगा। फिर मार्को कप्पा के घर के अंदर चला जाता है। कप्पा बियांका से एक ड्रिंक लाने के लिए कहता है। फिर मार्को से पूछता है, क्या तुम मेरी बेटी बियांका को जानते हो? तब बियांका तुरंत जवाब देती है, नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। कप्पा को शक होता है लेकिन वो इस बात को फिलहाल के लिए इग्नोर करता है। बातचीत के दौरान कप्पा मार्को से डॉन लुइगी का जिक्र करता है और उसे याद दिलाता है कि उसने उसे कैसे सबके सामने बेइज्जत किया था। लेकिन मार्को बेफिक्र होकर जवाब देता है कि डॉन लुइगी किसानों से कम दाम पर सामान खरीदकर 3 गुना मुनाफा कमाता है, जबकि दिन रात मेहनत करने वाले किसान को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। अब ये सब नहीं चलेगा, जो हल चलाएगा वही दाम तय करेगा। कप्पा उसकी बातों पर हंसता है लेकिन उसकी हिम्मत की दाद देता है। फिर उसी रात 2 किसान डॉन लुइगी की कार रोकते हैं और उसे बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देते हैं। सुबह होते ही घायल डॉन लुइगी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं रात को मार्को बियांका के कमरे में चुपके से घुसता है और उसे जगाता है। फिर दोनों बिना आवाज किए धीरे धीरे खलिहान की ओर जाते हैं। वहाँ मार्को बियांका से अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि वो उसे सच्चे दिल से चाहता है, जिसे सुनकर बियांका काफी खुश होती है। इसके बाद दोनों वहीं खलिहान में इंटीमेट होने लगते हैं। इसके कुछ दिन बाद मार्को बियांका से एक खंडहर जैसी जगह में मिलता है और अपना सपना साझा करता है। वो एक दिन बियांका को दुल्हन के लिबास में देखना चाहता है। इसके बाद दोनों अपना रंगीन कार्यक्रम शुरू करते हैं। कुछ देर बाद मार्को बियांका को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा हुआ था कि वे दोनों इस जगह को छोड़कर पेरिस में बसने जा रहे हैं, जहां मार्को का भाई एंटोनियो बसा है। वो प्लान बनाता है कि अगले दिन ये चिट्ठी बियांका के पिता को देगा, लेकिन ये सब कुछ बियांका के भाई कोसिमो ने देख लिया और अपने पिता के शक को सही साबित कर दिया। ये बात सुनकर कप्पा को बहुत गुस्सा आता है। वो मारिया को बुलाता है। तभी बियांका भी वहाँ आ जाती है।
कप्पा उन्हें डांटते हुए कहता है उसके पास किसी की भी कमी नहीं है। एक लड़की जो झूठ बोलती है तो दूसरी बेशर्म आवारा लड़की है। लेकिन इस बात का बियांका पर कोई असर नहीं होता। वो बिना किसी झिझक के अपने कपड़े उतार देती है और कप्पा से सवाल करती है, तुम मुझे ऐसे देखकर खुश क्यों नहीं हो रहे, जब तुम अपने खलिहान में लड़कियों को ऐसे देखने का बड़ा मजा लेते हो। अगले दिन मार्को कप्पा से अकेले मिलने आता है और उसे चिट्ठी देने लगता है, लेकिन कप्पा कहता है, बेटा मुझे पढ़ना नहीं आता। इस पर मार्को कहता है कि वो खुद उसे पढ़कर सुना सकता है। इसके कुछ देर बाद कप्पा अपनी जमीन मार्को को दिखाने लगता है। वो कहता है, देखो इतनी गर्मी के बावजूद मेरी जमीन कितनी गीली रहती है। जब मार्को जमीन का मुआयना करने के लिए नीचे झुकता है, तभी कप्पा पीछे से उसके सिर पर कई बार वार करता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। इसके बाद वो एक तेज धार वाले औजार से मार्को का सामान भी काट देता है। थोड़ी देर बाद उसकी लाश गांव के बीचों बीच उसी के घोड़े पर पाई गई। मार्को का परिवार और बियांका मार्को की मौत को सह नहीं पाए और सदमे में चले गए। गांव के लोग भी घबराने लगे क्योंकि उन्होंने एक बहादुर साथी को खो दिया जिसने उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। मार्को की मौत की खबर उसके भाई एंटोनियो तक पहुंचाई गई। जैसे ही एंटोनियो को यह खबर मिली, उसने शहर छोड़कर वापस गांव आने का फैसला किया। दूसरी ओर गांव में किसानों को एक एक करके गिरफ्तार किया जाने लगा और उन पर मार्को की मौत का इल्जाम डाला गया, क्योंकि अब उन किसानों की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। फ्यूनरल के दौरान लूसिया ने मर्दों से कहा, हम औरतें मार्को की अर्थी उठाना चाहती हैं। वे सारी औरतें उसे लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगी और तब बियांका ने आखिरी बार मार्को को देखा। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं पुलिस इस केस को रफा दफा करना चाहती है, लेकिन एंटोनियो इस बात से खुश नहीं था। जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आया तो विंसेंजो से उसे पता चला कि मार्को का कई औरतों के साथ अफेयर था, पर बियांका उसके लिए खास थी और उसके आने के बाद ही मार्को ने अपना होश खो दिया था। जब इस बारे में एंटोनियो ने अपने पिता से बात की तो उन्होंने कहा, मार्को दूसरों को उम्मीद देता था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें उम्मीद देना उनके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि शैतानों को खत्म करने के लिए खुद शैतान बनना पड़ता है और मार्को शैतान नहीं था, इसीलिए उसे मार दिया गया। अब जब एंटोनियो को अपने भाई की मौत का सारा सच पता चल गया तो वो कप्पा से मिलने गया। उसने उससे कहा, मुझे पता है कि तुमने ही मेरे भाई की जान ली है। इस पर कप्पा बेपरवाह होकर जवाब देता है, मार्को ने वही पाया जिसके वो लायक था। साथ ही वो एंटोनियो को धमकाता है, बेटा जल्दी गांव छोड़ दो ताकि तुम्हारे पिता अपना दूसरा बेटा भी न खो दें। कप्पा को कोई आइडिया नहीं था आगे उसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं एंटोनियो वापस पेरिस लौटने की तैयारी करता है और सबसे अलविदा कहने के बाद उसके दोस्त विंसेंजो ने उसे बस में बैठा दिया। रास्ते में अचानक एंटोनियो को मार्को दिखाई देता है और एंटोनियो को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो चुपके से कप्पा के खलिहान में चला जाता है। वहाँ वो कप्पा और उसके बेटे कोसिमो को बेरहमी से मार देता है। उनके खून में लथपथ कपड़ों को गांव के बीचों बीच वहीं डाला गया जहां मार्को की लाश पाई गई थी, लेकिन गांव में कोई नहीं जानता था कि उन्हें किसने मारा। सबको यही लग रहा था कि ये काम किसानों ने किया है। कप्पा की बेटियां मारिया और बियांका को गांव के लोग सामान बेचने से मना कर रहे थे। उनके हालात बद से बदतर हो गए थे। एक तरह से उन दोनों बहनों को गांव से निकाल बाहर किया गया हो, क्योंकि उनके पिता ने किसानों को काफी तकलीफ पहुंचाई थी। जिंदा रहने के लिए उन्हें डॉन लुइगी से मदद मांगनी पड़ी। वो चाहती थी कि लुइगी उसके पिता के खेती की जमीन की देखभाल करे, लेकिन डॉन लुइगी बियांका की खूबसूरती में इतना बावरा हो गया कि उसने उसकी एक बात भी ठीक से नहीं सुनी। वो सिर्फ उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन बियांका ये बात समझ गई और समय रहते वहाँ से चली गई। दूसरी ओर एंटोनियो का ध्यान अपने काम से हटने लगा। उसकी एक गलती से उसके साथी को चोट लग गई। एक तरफ जहाँ बियांका अभी भी मार्को की मौत से उबर नहीं पाई थी, वहीं दूसरी तरफ एंटोनियो की गर्लफ्रेंड उसके साथ रहने की तैयारी कर रही थी। एंटोनियो अपने भाई की मौत के बाद पूरी तरह बदल चुका था। उसके पास सब कुछ था पर वो खुश नहीं था। इसके बाद उसने बियांका के लिए एक चिट्ठी लिखी जिसे बियांका ने पढ़ा ही नहीं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने लिखा था वो उसे और उस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा है। गांव पहुंचने के बाद एंटोनियो बियांका से मिलने गया, पर बियांका के घर उसे उसकी माँ की तस्वीर मिली। जब मारिया बियांका को बुलाने गई तो एंटोनियो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। सालों पहले उसने अपने पिता के वॉलेट में वही तस्वीर देखी थी जो बियांका की माँ की थी। जब उसने ये बात अपने पिता से पूछी तो उन्होंने एक गहरा राज खोला। बियांका की बहन मारिया असल में उनकी बेटी है। एंटोनियो समझ जाता है कि उसके पिता के जवानी के राज न खुले तो ही बेहतर रहेगा। आगे हम देखते हैं जब बियांका ने एंटोनियो की चिट्ठी पढ़ी तो उसने लिखा था कि वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। जब वो उससे मिलने गई तो एंटोनियो की जगह उसे मार्को दिखाई दिया। तब बियांका को एहसास हुआ कि एंटोनियो के शरीर में मार्को का एक हिस्सा जिंदा है। एंटोनियो उसके करीब आता है और धीरे से उसके कान में कहता है वो उससे शादी करेगा। बियांका ने वही शादी का जोड़ा पहना हुआ था जो मार्को ने उससे उसकी शादी के दिन के लिए वादा किया था। गांव के लोग इस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते
जाते हैं। एंटोनियो बियांका का हाथ पकड़ता है और उसे चर्च की ओर ले जाता है। उनके साथ पूरा पाराडिसो परिवार भी होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।